शुरू करते हैं ताबड़तोड़ एक एक मिनट में खबरों का सिलसिला। पूरा खबर, पूरा विश्लेषण। कानपुर में एक नशेड़ी पति ने हैवानियत की सभी हदें पार कर डाली। उस नशेबाजी का विरोध करने पर अपनी पत्नी पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दी। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। महिला की जान तो बच गई, लेकिन उसका मुंह और गला पूरी तरह से झुलस गया है। ये मेरे को मार देगा भैया, मैं इतना बात हो गया मार देगा। बताती हूँ, मुझे गलत जला दिया ये। मैं ऐसा 8 महीना से दरअसल पति आए दिन नशाखोरी के बाद घर में मारपीट करता है। पति की नशे की लत से घर वाले आजिज आ चुके हैं। जब महिला ने अपने पति को नशा न करने को लेकर समझाया तो पति ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस पर महिला ने नशे का विरोध किया तो नशे में धुत पति ने उस पर आग लगा दी। मामला जूही थाना इलाके के ज्ञानोदय स्कूल के पास का है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें गाजियाबाद से आ रही एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े डीजल के टैंकर से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और कार सवार 2 युवक जिंदा जल गए। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन कार सवार दोनों युवकों को बचाया नहीं जा सका। एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद दोनों ओर से ट्रैफिक को रोकना पड़ा। ये जब हम यहाँ पर पहुँचे तो गाड़ी में टायरों में आग लगी हुई थी। हमने तुरंत अपनी गाड़ी से एक होज पाइप लगाकर आग को एकदम पूर्ण रूप से बुझा दिया। उधर मिर्जापुर में एक डंपिंग ट्रक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे ट्रक में आग लग गई और ट्रक में बैठा क्लीनर गंभीर रूप से झुलसने लगा, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना विंध्याचल थाने के अकोड़ी गांव की है। वहीं गाजियाबाद में कार एसेसरीज की एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। हमीरपुर में मामूली बात में 2 पक्षों में विवाद हो गया और 2 पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों ओर से काफी देर तक हाथापाई होती रही। मामला सदर कोतवाली इलाके के बस स्टैंड का है, जहां फल की दुकान में टक्कर लगने को लेकर विवाद शुरू हुआ। पहले दोनों ओर से बहस हुई और उसके बाद देखते ही देखते नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। उधर अमरोहा में एक महिला होमगार्ड की गुंडागर्दी देखने को मिली। होमगार्ड ने एक पत्रकार की चप्पलों से पिटाई कर डाली। पत्रकार को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। घटना अमरोहा के विकास भवन की है। दरअसल पत्रकार और महिला होमगार्ड के बीच पिछले 1 साल से विवाद चल रहा है। महिला होमगार्ड ने 1 साल पहले पत्रकार पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। पीलीभीत में 2 गुटों के बीच में फिल्मी स्टाइल में जमकर मारपीट होती है। एक युवक के हाथ में बेल्ट थी, जिससे वो दूसरे गुट के लड़कों पर दे दनादन पीट रहा था। पुलिस चौकी के पास काफी देर तक लड़कों के दोनों गुटों के बीच में मारपीट होती रही, लेकिन पुलिस मामले से पूरी तरह से बेखबर रही। घटना पूरनपुर थाना इलाके के स्टेशन चौकी की है। उधर हाथरस में एक युवक की दबंगों ने जमकर पिटाई कर डाली। उसे लहूलुहान हालत में मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घटना तमन्नागढ़ी गांव की है। युवक का आरोप है कि दबंगों ने उससे पैसे मांगे। मना करने पर उसको लाठी डंडों से पीटा गया। घायल अवस्था में ही युवक थाने पहुंचा और दबंगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुझसे पैसे मांगे, मैंने इनकार कर दिया। किस चीज के लिए पैसे मांगे? अली वो बोला पैसे दे कुछ मुझे, मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं उससे कभी लेता नहीं, उसको कभी देता नहीं। उधर कानपुर में 3 दिन पहले हुई मारपीट की घटना में घायल अधेड़ शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना नौबस्ता थाने के गल्ला मंडी राजेपुर की है, जहां पर परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। कानपुर के चौबेपुर थाने के चर्चित बिकरू कांड की चार्जशीट तैयार हो गई है। पुलिस ने चार्जशीट में माना है कि चौबेपुर के तत्कालीन थाना इंचार्ज विनय तिवारी और दरोगा के शर्मा की साजिश की वजह से ही पूरा घटनाक्रम हुआ। यानी पुलिस की मिलीभगत नहीं होती तो इतना बड़ा कांड भी नहीं होता। फिलहाल विनय तिवारी और के शर्मा दोनों ही जेल में बंद हैं। चार्जशीट में दोनों पर ही गैंगस्टर विकास दुबे को संरक्षण देने और पुलिस की सूचना लीक करने का आरोप है। सभी अलग अलग रोल लोगों का आ रहा है। जो भी रोल पुलिसकर्मियों का भी आ रहा है, जो गांव के उसके साथी थे उनका रोल आ रहा है, और कुछ महिलाएं भी जिन्होंने उस समय रोल अदा किया, उन सब के खिलाफ चार्जशीट सबमिट हो रही है। पुलिस इसी हफ्ते चार्जशीट दाखिल कर देगी। दरअसल 2 से 3 जुलाई के दरमियानी रात बिकरू कांड में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिस कर्मियों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे समेत 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है, जबकि तमाम आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। महाराजगंज में पुलिस के सामने एक अपराधी भागे जाने का मामला सामने आया है। आगे आगे बदमाश भाग रहा है तो पीछे पीछे पुलिस भागती दिख रही है।
मामला कोतवाली इलाके के महलगंज का है। दरअसल पुलिस ने मारपीट के एक आरोपी को अपनी हिरासत में लिया था। पुलिस आरोपी को बाइक पर बिठा कर ले जा रही थी, तभी बीच रास्ते में बदमाश बाइक से कूदकर भाग गया। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने सिपाहियों से स्पष्टीकरण मांगा है। उधर गाजियाबाद में पुलिस टीम पर पथराव का मामला सामने आया है। मामला गाजियाबाद के कौशाम्बी का है, जहां जीडीए यानी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जमीन पर पुलिस टीम अवैध कब्जा हटाने गई थी। जमीन पर सैकड़ों अवैध झुग्गियां बसी हुई थी। अतिक्रमण हटाने गई कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी को देखते हुए विरोध ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। वहीं पुलिस और प्राधिकरण की टीम जैसे ही कब्जा हटाकर वापस जाने लगी तो कुछ लोगों ने टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे पॉकलैंड मशीन का शीशा टूट गया। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के चलते कोई बड़ी घटना नहीं हो सकी। मथुरा में ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जिसने ड्यूटी के दौरान लावारिस मिले एक बैग को उसके मालिक को लौटाया। बैग के अंदर 1.5 लाख रुपए नकद और कई कागजात थे। बैग में पैसा देखने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही सुरेश सिंह की नीयत नहीं डगमगाई और उन्होंने कोरखा थाना निवासी हरिराम को उनका बैग लौटा दिया। ईमानदारी पर एसएसपी ने सिपाही की पीठ थपथपाई और कई सामाजिक संस्थाओं ने भी कार्यक्रम का आयोजन कर ईमानदार सिपाही का सम्मान किया। उनमें क्या 1.5 लाख रुपए कैश था, उसको उन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया है। उस व्यक्ति को ढूंढते हुए उसको बैग लौटाया है और इस सराहनीय कार्य के लिए हमारी समिति आज उनको सम्मानित किया गया है। दरअसल यूपी पुलिस की रिश्वत लेती खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। ऐसे में सिपाही की ईमानदारी की खबर एक सुखद एहसास है। अमरोहा पुलिस ने जोया नगर पंचायत के चेयरमैन नजमा के पति जाहिद हुसैन को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ अधिशासी अधिकारी ने सरकारी कार में बाधा डालने और दस्तावेज में जबरन साइन कराने का आरोप लगाया था। नगर पंचायत जोया के चेयरमैन के पति के खिलाफ वहां के अधिशासी अधिकारी ने 353, 386 और 506 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विवेचना की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने डीएम से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। डीएम को अपनी शिकायत के दौरान ही वो बेहोश हो गई थी। ईओ दीपिका ने डिडौली कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया था। ईओ की प्रताड़ना का प्रकरण शनिवार को शासन स्तर पर पहुंच गया था, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। शाहजहांपुर में ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस और प्रशासन लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में गैंगस्टर एक्ट में वांटेड कुख्यात अपराधी सर्वेश की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। प्रशासन की टीम ने सर्वेश की कई दुकानें, प्लॉट और कृषि भूमि जब्त की है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो एनडीपीएस माफिया है जिसका नाम सर्वेश है, जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार उसकी 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति अंडर 14(1) ऑफ गैंगस्टर एक्ट कुर्क की गई है और इसमें आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। कुख्यात सर्वेश तिलहर और जैतीपुर इलाके का वांटेड है, जिसने अपराध के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। प्रशासन सर्वेश की संपत्ति को चिन्हित कर रहा है। मंगलवार को प्रशासन ने सर्वेश की 1 करोड़ 10 लाख की संपत्ति को कुर्क किया। सर्वेश के खिलाफ आगे भी प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। माफिया के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा हुआ है। मंगलवार को अतीक के शार्प शूटर रहे राशिद के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अतीक और उसके करीबियों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आज एक बार फिर से बेली के कतार में सरकारी बुलडोजर गरज रहा है और जो ये यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, ये राशिद के मकान पर हो रही है। राशिद खान कैंट थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसने स्टेट लैंड की जमीन पर कब्जा करके आलीशान इमारत खड़ी की हुई है, जिसको प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध कब्जा ध्वस्त किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी के चलते विरोध ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। प्रयागराज में अतीक और उसके गुर्गों पर प्रशासन की कार्रवाई पिछले कई दिनों से जारी है। सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे गिराए जा रहे हैं। अतीक और उसके गुर्गों की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने में जुटी योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन जारी है। चंदौली में शराब माफिया के खिलाफ प्रदर्शन में बड़ी कार्रवाई की गई। शराब माफिया राजू सिंह की 3 करोड़ 85 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। शराब माफिया की चंदौली हाईवे पर बनी बिल्डिंग को सीज कर दिया गया। बाकायदा मुनादी कराकर बिल्डिंग को जब्त किया गया है। साथ ही बिल्डिंग के बाहर प्रशासन ने एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। राजू सिंह पर बिहार में अवैध शराब की तस्करी का आरोप है। राजू पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया है, जो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। जिलाधिकारी चंदौली महोदय द्वारा इनकी एक कृषि योग्य भूमि, व्यवसायिक भूमि और एक व्यावसायिक भवन, HDFC बैंक में इनके 4 खाते, एक बुलेट मोटरसाइकिल को कुर्क किया गया।
उधर पश्चिमी यूपी में कुख्यात सुनील राठी के खिलाफ भी पुलिस का एक्शन जारी है। मेरठ में छापा मारकर पुलिस ने राठी की एक फॉर्च्यूनर कार जब्त कर ली है। दोहट पुलिस ने ये कार जब्त की है। रविवार को भी सुनील राठी के 3 मकानों को पुलिस ने सीज कर दिया था। राठी की करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति अब तक पुलिस ने जब्त कर ली है। सुनील राठी पर पूर्वांचल के माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या का आरोप है। हापुड़ के शिंभावली में अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के कब्जे से पुलिस को अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 40 तमंचे, 45 कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वेल्डर भी है, ये लोहे के काम में दक्ष है, तो ये लोग बनाते हैं और इसको फिर सप्लाई करते हैं। उधर आजमगढ़ में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पवई थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के 4 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी के साथ ही 2 तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ कचरा के गन्ना तौल केंद्र के पास हुई है। उधर जौनपुर में आबकारी और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 4 ट्रकों के अंदर रखी गई करीब 900 पेटी अवैध शराब पकड़ी। पुलिस को यह कामयाबी नेवादा काकोरी के ब्रह्म बाबा मंदिर के पास मिली। इंदौर से ट्रक से अवैध शराब की खेप यूपी लाई जा रही थी। पुलिस इस मामले में 10 अभियुक्तों की तलाश में जुट गई है। अयोध्या स्थित विवादित ढांचे को गिराए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, विनय कटियार समेत 32 आरोपी बनाए गए हैं। देश के सबसे बड़े मुकदमे में फैसले से फासला खत्म होने को है। अयोध्या स्थित विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट अयोध्या प्रकरण कल अपना फैसला सुनाएगी। 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने 49 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से 17 अभियुक्तों का निधन हो चुका है। इस दौरान सीबीआई ने 351 गवाह और 600 दस्तावेजी सबूत पेश किए थे। 2 सितंबर 2020 से कोर्ट ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया था। कल कोर्ट से पहले कल देखते हैं कि कितने लोग आरोपी आते हैं, सबको सूचना दी जाएगी। अगर यदि कल कोई आरोपी नहीं आता है तो फिर कोर्ट से एप्लीकेशन दे करके इसकी अर्जी दे करके कोर्ट से प्रार्थना की जाएगी कि उनकी पर्सनल अपीयरेंस माफ की जाए। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को 30 सितंबर को कोर्ट में हाजिर रहने का आदेश दिया है। तो वहीं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास कल फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे। उधर अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस के फैसले से पहले उन्नाव से बीजेपी की सांसद और मामले में आरोपी साक्षी महाराज ने कहा है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। इतने वर्ष के बाद, लगभग 28 साल हो गए, उसके बाद कल उसमें जजमेंट आने वाला है और राम काज के लिए जजमेंट जो भी आएगा हमें शहर स्वीकार होगा। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी किए जाने की मांग उठाई। और वहाँ रामलला के मंदिर है, रामलला के उस समय भी रामलला विराजमान थे। ऐसी स्थिति में सभी जितने भी आरोपी हैं सबको बरी कर दिया जाए। वहीं बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने सभी आरोपियों को बरी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ गया तो ऐसे में इस मामले का कोई अर्थ नहीं रह जाता। हमने इससे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि सरकार भी जो है बाबरी विध्वंस के मुकदमे को जो है समाप्त करे। हाथरस केस में पीड़ित लड़की को बचाया नहीं जा सका। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की मां के मुताबिक वो दोनों खेत में घास लेने गई थी, तभी आरोपी ने आकर गला दबाया और मारने लगा। इस मामले में गैंगरेप के भी आरोप लगे थे, लेकिन आईजी अलीगढ़ का कहना है कि डॉक्टर की जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। 14 सितंबर को 10:30 बजे पीड़िता के भाई सत्येंद्र ने थाने पे आकर अपने हस्तलेख में एक तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। 9:30 बजे यानी कि जब वो थाने आए तो से 1 घंटा पहले की घटना थी और उसने कहा था कि जब उसकी बहन घास काट रही थी बाजरे के खेत में, तो एक लड़के ने, संदीप नामक लड़के ने आकर उसे गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। तो सत्येंद्र पीड़िता के भाई की लिखित तहरीर पर पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर दर्ज की है। 14 सितंबर को वारदात के बाद पहले उसे अलीगढ़ और बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाथरस में युवती के साथ रेप और मौत को लेकर सियासत गर्मा गई है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथरस में कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में भी सांसद पीएल पुनिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने विजय चौक पर गिरफ्तारी दी। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार को घेरा।
समाजवादी पार्टी ने हाथरस की घटना को शर्मसार करने वाला बताया। हाथरस की घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया है। तो वहीं शिवसेना से राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला अपराध को लेकर यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। ये वही उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने 2017 में इसको एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बनाया था। कहा था उत्तर प्रदेश की बेटियों को न्याय मिलेगा। आज वही न्याय व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बेटियों के खिलाफ खड़ी हुई है। उधर वाराणसी के नागेपुर गांव में महिलाओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन मार्च निकाला। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज करके तारीखों का ऐलान किया है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। रामपुर की स्वार सीट को छोड़कर जिन 7 सीटों पर चुनाव होगा उनमें कानपुर की घाटमपुर, जौनपुर के मल्हनी, बुलंदशहर की सदर, फिरोजाबाद की टुंडला, देवरिया की सदर, उन्नाव के बांगरमऊ और अमरोहा के नौगांव सादात शामिल हैं। बांगरमऊ में बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप की सजा मिलने के बाद सदस्यता रद्द हो गई है। तो वहीं टुंडला सीट एसपी सिंह बघेल के विधायक से सांसद बनने के चलते खाली हुई है, जबकि नौगांव सादात सीट कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान और घाटमपुर सीट कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन से रिक्त चल रही है। इसके अलावा देवरिया सदर जन्मेजय सिंह, बुलंदशहर सदर वीरेंद्र सिंह सिरोही और मल्हनी पारसनाथ यादव के निधन के चलते खाली हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ।